नमस्ते सर। नमस्ते मैम। बैठिए। थैंक यू सर। स्टैटिस्टिक्स से किया है जी सर। और यूपीपीसीएस में पहला इंटरव्यू पहले दिया इंटरव्यू? सर पिछला वाला दिया था, ये दूसरा पिछला दिया था। इंटरव्यू। जी सर। अच्छा, क्या समस्या रह गई थी उसमें? सर उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में नंबर थोड़े कम रह गए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, चलिए, हम लोगों की शुभकामना है इस बार। थैंक यू सर। अभी पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट की रिवाइवल हुई है, जी सर। पढ़ा होगा ना अखबारों में? सर इधर थोड़ा बिजी था तो अभी देख लूँगा। खालिस्तान की का जो मूवमेंट था पहले, जी सर। तो भारत में अलगाववाद को आप कैसे देखते हैं? एक तो खालिस्तान है और भी कहीं अलगाववाद है, और अगर है तो उसके पीछे की वजह क्या है? सर एक तो खालिस्तान रहा है सर, और ये थोड़ा पहले मूवमेंट थी सर, लेकिन ये आज़ादी के बाद जो पाकिस्तान विभाजन, इंडिया का विभाजन हुआ, पाकिस्तान बना, तो धर्म और संप्रदाय से रिलेटेड जो स्टेट्स की मांग हुई, तो उस संदर्भ में खालिस्तान में भी कुछ कुछ पहले मांगे थी, और बाद में सर भिंडरवाला जी के समय काफ़ी बढ़ गई। दूसरी सर समस्या जम्मू कश्मीर में रही है सर। वहाँ जैसे पहले थोड़ा सेपरेटिज्म था, फिर बाद में थोड़ा प्रबल हो गया। थर्ड सर पूर्वोत्तर में रहा है, विशेषतर नागा समुदाय के यहाँ देखने को मिलता है सर। रही बात सर इसके पीछे कारण की, तो अगर पूर्वोत्तर की बात करें सर, वहाँ पर जो कारण है, एक तो निर्जातीय पहचान का मुद्दा है सर, और दूसरा सर उनकी कल्चरल हस्तक्षेप की होते हैं कि मेरे कल्चर में हस्तक्षेप होता है। थर्ड ये है सर कि जो पिछले कुछ वर्षों में उधर माइग्रेशंस का इशू आया है, तो उनको इससे लगता है कि हमारी जंगल ज़मीन पे और जो बाहरी हस्तक्षेप जैसे इंडस्ट्रीज़, तो हो सकता है बाद में प्रभाव पड़े सर। यदि जम्मू कश्मीर की बात करें सर, तो यहाँ पर कुछ तो सर धार्मिक पहलू रहे हैं और कुछ बाहरी ताकतें। सर उधर नागालैंड में भी सर ये इशू छूट गया था कि सर वहाँ भी बाहरी ताकतें काम करती हैं। और जम्मू कश्मीर में सर जैसे डीप स्टेट पाकिस्तान का आईएसआई है, उनका कुछ हस्तक्षेप रहता है, और वहाँ के भी कुछ सेपरेटिज़्म वाले जो ग्रुप होते हैं सर जम्मू कश्मीर में, तो उनकी भी महत्वाकांक्षा रही है ऐसी। जी सर। अच्छा, आप अधिकारी बनने वाले हैं, जी तो सर। कानून के दायरे में रह के काम करना होगा, जी सर। है ना? आपको क्या लगता है कि भारत में किस तरह के कानूनी सुधारों की जरूरत है? सर कानून जो होते हैं सर, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, और इन्हीं कानून के बेस पर सर जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो वर्क करती हैं, और इनके आधार पे हमारी जुडिशरी सर डिसीजन मेकिंग करती है। तो जो कानून हैं जो हमारे यहाँ सर, वो कुछ काफ़ी पुराने हो गए हैं। जैसे विशेष तौर पर सर आईपीसी हो गया, ये 1860 का है। यद्यपि सर समय समय पर इनमें चेंजेज होते रहे, बट इसको सर अभी उसमें कुछ और सुधार की ज़रूरत है, और सरकार इस पर फोकस कर रही है। दूसरा सर जो कुछ और कानून हैं, जैसे सर टेलीग्राफ एक्ट हो गया, उसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है। और जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट के समय में अभी कोविड आया था सर, तो वहाँ पे भी कुछ कंस्ट्रेंट्स देखे गए हैं कि 1997 एपिडेमिक एक्ट है, उतना प्रभावी नहीं है, तो उसमें भी कुछ काम करने। तो इस तरह से हम देखते हैं सर कि जो भी कानून है, समय समय पर जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होती है सर, उसके अकॉर्डिंग उनमें फ्रिक्वेंटली बदलाव ज़रूरी होते हैं। लेकिन सर उसमें जैसे समाज है, उनको भी साथ लेके चलना पड़ता है, तो इसलिए सर थोड़ा उसमें देरी हो जाती है सबको साथ लेने में। भारत एक बड़ा लोकतंत्र है सर। विधि के शासन में कस्टमरी लॉ की क्या भूमिका है? सर जो हमारे कस्टम्स हैं, जी उनकी क्या भूमिका होती है रूल ऑफ लॉ में? सर जो मेरा मानना है सर कि जो भी नेशन होता है और जो राज्य स्टेट होता है सर, वो वहाँ के कस्टम, वहाँ के जो कानून होते हैं, लॉ होते हैं सर, उस पे वहाँ के संस्कृति और सोसाइटी का प्रभाव होता है। और कभी-कभी जो हमारे सामाजिक नियम और सांस्कृतिक नियम या परंपराएं होती हैं, कभी-कभी सर वो कानून का रूप धारण करती हैं। और कभी-कभी ऐसा भी होता है सर कि एक कानून समाज में भी नियम स्थापित करता है। तो इस तरह से देखते हैं सर कि हमारे यहाँ जैसे प्रस्तावना में जो तत्व हैं कुछ, पंथ निरपेक्ष का जो तत्व है सर, कहने को तो सर हम विदेश से उसको एडॉप्ट करते हैं, लेकिन वो सोसाइटी में मेरे पहले से ही रहा है सर, प्राचीन काल से ही हम देखते हैं। दूसरा सर जो बंधुत्व की भावना है, वो भी हमारे यहाँ वसुधैव कुटुंबकम जैसे जो बातें हैं, वो भी प्रारंभ से ही रही हैं। या जो फंडामेंटल राइट है, जो प्राकृतिक न्याय जैसे चीज़ें हैं, ये हमारी सोसाइटी में, हमारे बुक्स में जो प्राचीन काल से यथावत रही हैं। अभी मैं अखबार में एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था, जी सर। जिसमें लिखा था कि रूल ऑफ लॉ इज मीनिंगलेस विदाउट सोशल सैंक्शन।
सामाजिक प्रतिबंध के बिना जी विधि का शासन अर्थहीन है। सर मैं इसको इसके एक्सप्लेन कीजिए इस वाक्य को। सर इसके दोनों पहलू हैं सर। यदि अंबेडकर जी कहते हैं कि चाहे सोसाइटी हम कितना भी बढ़िया संविधान बना लें, यदि सोसाइटी उसको फॉलो नहीं करती है और सोसाइटी में ऐसी रुचि नहीं होगी तो बढ़िया से बढ़िया संविधान फेल हो सकता है सर, यानी लॉ फेल हो सकता है। और दूसरा सर, अगर सोसाइटी अच्छी होती है तो वो ख़राब से ख़राब लॉ या संविधान को उसको अच्छा बना सकती है, उसको अच्छे से फॉलो कर सकती है, यदि उनमें नैतिकता जैसी चीज़ें हो। थैंक यू सर। आपने स्टैटिस्टिक्स से पढ़ाई की, थ्रू आउट फर्स्ट क्लास फर्स्ट है आपका, जी सर। तो आप एकेडमिक्स में क्यों नहीं जाते हैं? सर मेरी इच्छा रही है जाने की सर, लेकिन मैं अपने प्रतिस्पर्धियों से समक्ष उस समय जो वर्तमान से इशू था सर, उसमें मैं उतना सक्षम नहीं हो पाया था सर। थोड़ा इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसमें मैं कंफर्टेबल ज़्यादा नहीं हो पाया, तो सोचा सर पहले एक रोज़गार या नौकरी जैसी चीज़ें हैं उसको वो कर ले सर, पकड़ लेते हैं तो फिर इसमें आगे बढ़ते हैं। तो मतलब आप अभी यहाँ जो यूपी सिविल सर्विसेज का आप इंटरव्यू दे रहे हैं, ये आपके लिए किसी एक और नौकरी की तरह है, पार्ट टाइम, कि इसके बाद फिर आप एकेडमिक्स में जाना चाहेंगे, इसके लिए आप ये पार्ट टाइम यहाँ आना चाहते हैं? नहीं सर, एकेडमिक्स में जैसे एज ए प्रोफेसर या टीचर अभी बनने की मेरी उतनी चाहत नहीं रही है सर। मैं सिविल सर्वेंट बनकर ही काम करना चाहता हूँ। बट सर जो एकेडमिक मेरी चीज़ है, जैसे स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट हो गई या हिंदी लिटरेचर है, इसमें मैं सर उस सर्विस में रहते हुए भी आगे काम करना चाहता हूँ सर। जैसे पीसी महालनोबिस जी, उनको मैं सर एज आइडल में देखता हूँ इस सेंस में, तो मैं उनकी तरह वर्क करना चाहता हूँ सर। तो ये स्टैटिस्टिक्स का आप रोल क्या देखते हैं गवर्नेंस में? सर गवर्नेंस 2-3 मतलब पॉइंटेड हमें जवाब दीजिए। सर 2 स्तरों पे देख सकते हैं। एक तो सर योजनाओं और नीतियों के क्रियान्वयन के स्तर पर, और सर उनके जब ड्राफ्टिंग की जाती है, जब सिविल सर्वेंट उसमें भूमिका निभाते हैं। क्रियान्वयन के स्तर पे देखें सर, जैसे कि एक सिविल सर्वेंट को लॉ एंड ऑर्डर, जैसे कलेक्टर के रूप में है सर, या जो मैजिस्ट्रेट की भूमिका होती है, वहाँ पर सर डेटा की इस सब की ज़रूरत पड़ती है। और जो योजनाएं जैसे आकांक्षी जिला योजना हो गई सर, या अन्य नीतियाँ हैं, तो उनकी पहचान लाभार्थियों करने में सर यहाँ भी स्टैट्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। थर्ड ये है सर कि जो सोशल जो हमारे यहाँ चैलेंजेज हैं, जैसे कि हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, हम कहाँ खड़े हैं, ये डेटा से ही पता चलता है सर। और उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में या स्टेट में सर जो क्षेत्र पिछड़े हैं, इस क्षेत्र में हम उस पर वहाँ काम कर सकते हैं। रही सर ड्राफ्टिंग की बात, तो जो ये नीचे से इनपुट मिलते हैं, चाहे तो वहाँ पर ठीक है, मैं समझ गया। आप ये बताएं कि एक मांग बिहार में, उत्तर प्रदेश में और कई राज्यों में राष्ट्रीय स्तर पर भी उठी है जातीय जनगणना की। जी सर। बिहार सरकार ने फैसला भी कर लिया है और करा भी रहे हैं वो। उत्तर प्रदेश में भी ये मांग उठ रही है। स्टैटिस्टिक्स के विद्यार्थी होने के नाते और सामाजिक विज्ञान को भी समझने के नाते आप जातीय जनगणना की मांग को कैसे देखते हैं? सर जैसे ये तो राज्यों के दायरे से बाहर की चीज़ है सर। जो जनगणना वर्ड है सर, ये संघ सूची के प्रविष्टि नंबर 97 में आता है सर। और राज्य में सर इसके सामाजिक और आर्थिक नियोजन संबंधी बातें हैं, वो भी समवर्ती सूची में है सर। तो यदि राज्य जनगणना जैसे शब्द का यूज करते हैं तो ये तो अनुचित है सर। बट अगर नियोजन के लिए करते हैं तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसे वाजिब ठहराया है। और सर यदि इसके जो नीति क्रियान्वयन, नीति निर्माण और अन्य जो कानून निर्माण के लिए अगर इस डेटा की यूज के सेंस में देखें सर, और उनका यही इच्छा हो कि, तो ये सर उचित है। बट सर किसी विशेष संदर्भ के लिए, बस अपने हित के लिए अगर सोचें तो उस संदर्भ में ये चीज़ें उतनी वो अच्छी नहीं मानी जा सकती हैं, क्योंकि इससे सोसाइटी में सर थोड़ा बाइफर्केशन ये जाति के नाम पर, धर्म के नाम पे आता है। बट ओवरऑल सर जैसे आरक्षण की नीति हो गई या सामाजिक आर्थिक नियोजन हो गया, ऐसे चीज़ों को सर वर्तमान के डेटा अगर उपलब्ध होते हैं तो सर्वश्रेष्ठ ढंग से लागू किया जा सकता है। ठीक है, आपका ऑप्शनल है हिंदी लिटरेचर। जी सर। हिंदी लिटरेचर में क्या पढ़ा है आपने? सर जो सिलेबस है सर, मैंने अभी तो वही पढ़ा है, और 1 आध 2 बुक ही सिलेबस से बाहर के भी पढ़ पाया हूँ सर। कौन कौन किताबें पढ़ी हैं सिलेबस से बाहर?
सर जैसे एक इजरायली लेखक हैं सर, और उनका अनुवाद मदन सोनी जी ने किया है, हिंदी के राइटर हैं, सैपियंस नामक बुक है। इसके भी मैंने अभी पूरा पढ़ा नहीं है सर, शुरुआती 25% इसको भी पढ़ा है सर। तो उसको आप कहाँ रखेंगे, साहित्य में रखेंगे या गैर साहित्य? अगर जो हमारा हिंदी लिटरेचर के माप पे देखें सर, तो उतना तो साहित्य नहीं ठहर पाएगा, क्योंकि वो थोड़ा हिस्ट्री और साहित्य का कमोबेश सर मनोरंजनात्मक ढंग से, और उसमें जो हमारा इतिहास है सर, और हमारा जो इन्वायरमेंट पे, प्राणियों पर प्रभाव है, और खुद पे जो प्रभाव है इन्वायरमेंट का और हमारे कार्यों का, तो गैर साहित्य लिटरेचर हाँ, है एक तरह का वो। जी सर। तो और इसके अलावा क्या पढ़ा? और दूसरा सर जैसे सर रंगभूमि और कर्मभूमि पढ़ा है। और ये सिलेबस में है या बाहर है? बाहर है सर, सिलेबस बाहर है। और सर एक रंगभूमि की क्या पृष्ठभूमि है? रंगभूमि की सर, जैसे गोदान में जितनी भी समस्याएं हैं सर, उनमें से एक समस्या रही है सर ये जमींदारी प्रथा और भूमि से रिलेटेड सर। हाँ। उसी से रिलेटेड है सर ये रंगभूमि। हाँ, तो उसका क्या, उसको किस तरह से वो प्रेमचंद देखते हैं? जो उस समय की भूमि व्यवस्था है, जमींदारी व्यवस्था, उसको प्रेमचंद कैसे देखते हैं? और उसकी पृष्ठभूमि तो उत्तर प्रदेश ही है। जी सर, वाराणसी के आसपास। सर उसमें दिखाया गया है कि जो कुछ जैसे इंडस्ट्रीज जो लगाना चाहते हैं लोग, कैसे गलत, और जैसे सरकार, अंग्रेजी सरकार है, और समाज के कुछ प्रभुत्वशाली वर्ग लोग हैं, कैसे अपने पक्ष में नीतियों को लागू करवा कर सर ज़मीन किसी वंचित वर्ग के लोगों को, जैसे उसमें सूरदास जी रहते हैं सर, तो उनकी ज़मीन को अपने मातहत यूज करते हैं। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें। तो आज रंगभूमि की जो पृष्ठभूमि है और आज के समय में जिस तरह से किसानों से जमीन ली जाती है, उसमें कोई समानता आप देखते हैं या उसमें कोई असमानता है? जैसे सर वहाँ पर भी कानून बनाकर ही भूमि ली गई थी, बट सर आज भी कानून बनाकर लिया जाता है। बट सर आज हम कल्याणकारी राज्य हैं, और जब भी ज़मीन कोई अधिग्रहित की जाती है सरकार के द्वारा, या उस पर लीज पर ली जाती है, तो बाकायदे सर उसका मुआवजा दिया जाता है, और विस्थापन करने का, लोगों को अच्छी सुविधाएं देने के प्रयास किए जाते हैं। ठीक है। अभी हाल के कुछ लेखकों के नाम बताएंगे जो इनको लगता है कि हिंदी साहित्य में समकालीन लेखक, जो पाठ्यक्रम में भी हों और जिनके काम से आप प्रभावित हुए? सर जैसे समकालीन। सर इस मुझे वर्ड को लेके थोड़ा प्रॉब्लम होती है कि एकदम वर्तमान में, रिसेंट तक नहीं, समकालीन का मतलब पिछले 40 साल में। हाँ ठीक, 30-40 साल में। तो सर जैसे कवि अज्ञे जी हैं, इनसे मैं काफ़ी प्रभावित रहता हूँ सर। अज्ञे का क्या पढ़ा आपने? सर अज्ञे जी का आषाढ़ वीणा पढ़ा हूँ, और रोज़ गैंग्रीन कहानी पढ़ा हूँ सर अभी। और कुछ उनकी कितनी वो सर उपन्यास है सर, शेखर एक जीवनी, उसको भी पूरा पढ़ नहीं पाया हूँ, लेकिन सर एक खंड उसका भी पढ़ा हूँ। और एक अपने अजनबी, और उनका जो सर सागर नदी, एक द्वीप करके रचना है सर, तो उनका सारांश थोड़ा बहुत जानता हूँ सर। अच्छा, तो अज्ञे को आप पसंद करते हैं? जी सर। और इसके अलावा? सर वैसे मैं जितने भी हिंदी साहित्य के लिटरेचर के राइटर हैं सर, मुझे सब में कुछ न कुछ खास दिखता है सर, और उनमें चयन करने में मुझे प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे सर प्राचीन काल में देखें तो कबीरदास जी और तुलसीदास जी बहुत मध्यकाल में, और आधुनिक काल में सर जैसे प्रेमचंद जी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और निराला जी और प्रसाद जी सर। और ऐसे ही समकालीन युग में सर अज्ञे जी। आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से आते हैं? सर मैं गाजीपुर से आता हूँ। गाजीपुर से आते हैं, तो गाजीपुर के कुछ लेखकों के नाम बताएंगे? जी सर। श्री राही मासूम रजा जी सर, इनका एक बेहतरीन एक उत्कृष्ट आंचलिक उपन्यास है सर, आधा गांव। उसके अलावा सर उन्होंने कई पढ़ा है आपने? आधा गांव अभी पढ़ नहीं पाया हूँ सर, और उसका समरी थोड़ा जानता हूँ सर। और दूसरे हैं सर दो वरिष्ठ निबंधकार हैं, श्री विवेकी राय जी और श्री कुबेरनाथ राय जी से। कुबेरनाथ राय की क्या खूबी है? सर हिंदी साहित्य में एक ललित निबंधकार की धारा होती है, वो उसके अंतर्गत आते हैं, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे। और सर इनके जो उपन्यास हैं, जैसे गंधमादन उपन्यास हैं, गंधमादन, रस आखेटक, प्रिया नीलकंठी, इस सब के माध्यम से सर वो जो तत्कालीन समस्याएं हैं, चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो या धार्मिक, जो भी पहलू हों, उसको बड़े वो सर मार्मिक ढंग से उठाते हैं और उस पर अपनी राय प्रस्तुत करते हैं।
फिर उनमें एक आलोचनात्मक ढंग से भी उसको प्रस्तुत करते हैं और उस पर अपने सर समाधान पेश करते हैं। जैसे कि उनका उपन्यास जो मुझे बहुत अच्छा लगता है सर, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास है सर। उसमें वे सर जो हम मानव जीवन का इतिहास है। शिव प्रसाद सिंह का नाम सुना है? जी सर, उनकी एक नन्नू कहानी मैंने पढ़ी है सर। नन्नू? जी सर। अच्छा, कर्मनासा की हार? हाँ सर, ये भी फेमस कहानी है, अभी पढ़ने का मौका वो नहीं तो स्कूल के पाठ्यक्रम में है। सर, मेरे यहाँ नहीं थी सर। अच्छा, आपने कहाँ से पढ़ाई की है? उत्तर यूपी प्रदेश बोर्ड? बोर्ड से। जी सर। मेरा ख्याल यूपी बोर्ड में ही है कर्मनासा की हार। सर उसमें जैसे साइंस ब्लॉक जो होता है सर, अच्छा, उसमें नहीं है सर, वो आर्ट्स में है। ठीक है। थैंक यू सर। कोविड-19 का आर्थिक प्रभाव विश्व पे क्या पड़ा? जी मैम, जो कोविड-19 का पहला प्रभाव मैम आर्थिक जो रहा है, एक तो मैम व्यापार ठप पड़ गया, देशों ने अपने अपने यहाँ सीमाएँ बंद कर दी, पहला चीज़ तो ये। दूसरा मैम, जो एम्प्लॉय वर्ग था उस पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े, क्योंकि रोजगार इंट्रेंच जैसे छठी परंपरा शुरू हुई। थर्ड मैम ये है कि जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ हो गई या जो उनकी आर्थिक समृद्धि दर अन्य देशों की, तो इनमें बैलेंस करने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये 3 बड़े इशू रहे हैं। इस लास्ट वाला जो पॉइंट आपने बोला बैलेंस करने, वो उसका क्या इम्प्लीकेशन है, क्या मतलब समझते हैं इसमें मैम? जैसे ये है कि एक तो मैम आर्थिक समृद्धि लगभग पूरे वर्ल्ड की गिरी है इस समय, और कुछ जो हाल के रिसेंट हुए हैं जैसे जियो स्ट्रैटेजिक इक्वेशंस में, जैसे रसिया और यूक्रेन वार, वो सिचुएशन जो पहले से गंभीर थी उसको और गंभीर बना दिया है। तो और मैम जो मुद्रा, जैसे तेल के दाम महंगा होने से उससे थोड़ा मुद्रास्फीति भी आई है। तो ऐसी चीज़ों में मैम एक तरफ हमें विकास करना है, तो उसके लिए हमें कुछ जो आर्थिक संसाधन यूज करने होते हैं, जो मनी इन्फ्यूज करने होते हैं। अच्छा, दो और कॉन्सेप्ट इस कोविड के सिलसिले में आया। एक था वैक्सीन मैत्री, जी मैम, और एक था वैक्सीन वॉर। जी मैम। इन दोनों के बारे में सुना है आपने? वैक्सीन मैत्री सुना है मैम, वैक्सीन वॉर के बारे में। वैक्सीन मैत्री क्या थी मैम? ये जैसे विशेष तौर पे भारत संदर्भ इसमें देखें मैम, तो भारत सरकार ने जो कोविड वैक्सीन के जैसे कोविशील्ड और कोवैक्सीन वैक्सीन रही हैं, अपने पड़ोसी देशों को उपलब्ध करवाना या विश्व के अन्य देशों को, और जो वंचित जैसे जो विकासशील देश है और छोटे हैं मैम, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन मुहैया करवाना, और उससे संबंधित में जो किट सोर्स हैं, तो इसको जो कूटनीति के संदर्भ में वैक्सीन कूटनीति कहा गया। ठीक है। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये क्यों बना और उसमें कंट्रोवर्सीज क्या क्या हैं? मैम ये 1 जनवरी सन 1995 को स्थापित होता है, लेकिन इसके पीछे लंबा इतिहास रहा है मैम। वो जो गैट वार्ता विभिन्न दौर की हुई मैम, उरुग्वे दौर के बाद ये स्थापित होता है। इसका मूल उद्देश्य ये है मैम कि जो वर्ल्ड का ट्रेड है, जो इसके सदस्य 162 देश इस समय हैं, उनमें जो नीति के रूप में हो उसमें एक रूपता आए, और जो आयात और निर्यात जैसी गतिविधियाँ हों उनमें खुलापन हो। और थर्ड ये मैम कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं उनका संरक्षण कैसे किया जाए, साथ ही साथ जो नवीन प्रैक्टिसेज होती हैं एक दूसरे देश इस पे कैसे सहयोग करें, और जो गलत ट्रेड प्रैक्टिसेज अपनाते हैं तो उन्हें डिस्प्यूट सेटलमेंट का मैकेनिज्म अपनाया गया मैम। तो वहाँ पे एक दूसरे को देश शिकायत कर सकते हैं और समाधान पा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें और वर्तमान WTO में एक डिवाइड पैदा हो गई। जी मैम। उसकी नॉर्थ वर्सेस साउथ वहाँ भी होने लग गया। जी। तो अगर हम भारत को देखें तो कुछ उदाहरण आप बता सकते हैं जिसमें भारत सफ़र किया बिकॉज ऑफ द ग्लोबल नॉर्थ? जी मैम, दोहा जैसे दौर की जो वार्ता आती है वहाँ से चीज़ें ज़्यादा शुरू होती हैं, और जैसे कृषि का इशू है तो हमें पीस क्लास के तहत हमें छूट पहले मिली हुई है मैम, लेकिन चूंकि उनके यहाँ जो खाद्य सब्सिडी का मैकेनिज्म कृषि सब्सिडी का जो मैकेनिज्म है वो कुछ डिफर है, और हमारे यहाँ कुछ अलग है। जैसे हम इनपुट्स पे दे देते हैं और वो लोग रिसर्च पे प्रोवाइड कराते हैं। आपका उत्तर प्रदेश का कोई एस्पेक्ट है जिसमें WTO में प्रॉब्लम आई थी उत्तर प्रदेश को लेकर? मैम WTO में जहाँ तक क्लियर नहीं, लेकिन 3-4 चीज़ें हैं जो उत्तर प्रदेश में उपजाई जाती हैं। जैसे उपजाई नहीं जाती है। एक मिर्ज़ापुर में कारपेट इंडस्ट्री है, हाँ जी, उसको लेके WTO में एक बवाल मचा था, आपने सुना है उसके बारे में? मैम इसके बारे में पढ़ा नहीं हो, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है कि मैम वो श्रम से रिलेटेड रहा होगा। तो श्रम से रिलेटेड ही था। अच्छा, पॉपुलेशन या गरीबी, दोनों में से उत्तर प्रदेश के संदर्भ में किसको आप ज़्यादा बड़ा खतरा मानते हैं ग्रोथ में?
मैम पॉपुलेशन या पॉवर्टी? निर्धनता मैम, निर्धनता। अच्छा, क्यों? मैम पॉपुलेशन को हम कैसे उसको पूंजी में तब्दील करते हैं ये हमारे हाथ में है मैम। और जो गरीबी होती है मैम, ये कई एस्पेक्ट्स को, ये चाहे पीढ़ीगत अंतराल भी होता है, सो पीढ़ीगत ये चीज़ें होती हैं और अन्य कारण होते हैं। इसकी वजह से मैम जो जनसंख्या होती है वो पूंजी में तब्दील होने में उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। और यदि मैम जैसे सिंगापुर को देखें या इटली में एक छोटा सा देश है, मैं उसका भी नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, वहाँ पे जनघनत्व तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन चूँकि उनकी पॉपुलेशन हाईली स्किल्ड है, उनको अच्छे से एजुकेशन, उनका हेल्थ इंडिकेटर नहीं, बेहतर। हमारा तो पॉपुलेशन बड़ा है ना, वो जी। बड़ा संशोधनों पे उसका वो नहीं होता है, इम्पैक्ट नहीं होता है। बड़ा पॉपुलेशन वो भी इक्वली हार्मफुल है मैम। है मैम, बट जैसे मैं गरीबी को, जैसे आपने पूछा मैम, तो कंपैरिजन में आप कह जी रहे मैम, हैं। जी मैम। अच्छा, क्योंकि प्रोडक्टिव एज पॉपुलेशन का क्या होता है? मैं 15 to 49, 15 से 49 वर्ष में। और इसको क्यों मानते हैं प्रोडक्टिव एज? मैम सॉरी, प्रोडक्टिव, हाँ, वो आप सही बोल रहे हैं। अच्छा मैम। क्यों इसको बोलते हैं प्रोडक्ट, किस आधार पे इसको बोलते हैं? मैम ये मैं जैसे मैम इसमें थोड़ी हेल्प चाहिए मुझे मैम कि ये रिप्रोडक्टिव एज से नहीं, प्रोडक्टिव एज, ओ, sorry। प्रोडक्टिव वही बोलते हैं उत्पादक हाँ, जनसंख्या। उत्पादक जनसंख्या। हाँ। मैम तो इसका एज ग्रुप हमारे यहाँ 15 से लेकर 60 वर्ष माना जाता है। और रिप्रोडक्टिव जो वुमेन्स के बारे में मैम, वो 15 से 49 वर्ष के बीच में माना हाँ, जाता है। नहीं, प्रोडक्टिव एज की बात करिए। क्यों उसको उसी एज ग्रुप को क्यों खास करके लिया गया है? मैम ये भारत के संदर्भ में लिया गया है। देश तो स्थान और काल के अनुसार ये डिफर हो सकता है मैम। जैसे अभी रसिया में बढ़ाने की बात की जा रही है, जो ऊपरी एज है 60 से ऊपर करने की, फ्रांस में भी ऐसा किया गया है, तो वहाँ विरोध हो रहा है मैम। तो भारत में 15 से जो 60 वर्ष है मैम, इसको जैसे कार्य करने का जो विभिन्न श्रम कानून है मैम, तो श्रम कानून में आप 15 साल कैसे जस्टिफाई करेंगे? मैम उसमें जैसे किशोर न्याय जो अधिनियम है वो 14 वर्ष से नीचे के लोगों को हजारडस काम में रोकता है, लेकिन 14 वर्ष के ऊपर मैम जो कार्य होते हैं, जो रेगुलेटेड हैं, उनमें कार्य कर सकते हैं वो। तो वहाँ से सरकार ने खुद ही लॉ बना कर ये मंजूर किया हुआ है। और 60 एज मैम हमारे यहाँ जो ओल्ड एज मानी जाती है और वरिष्ठ जन माने जाते हैं, यहाँ से उनका प्रारंभ होता है। तो हमारे समाज में ये माना जाता है कि अब ये जो एक वानप्रस्थ आश्रम जैसा कॉन्सेप्ट है, और इनको सम्मान के, इनको थोड़ा अब जैसे ये में इसमें सामान्य जीवन जीने के लिए बहुत होता है, कार्य बहुत हो गया, तो इसके लिए ऐसा बनाया गया हो। ठीक है। ये प्रोडक्टिव एज और रिप्लेसमेंट लेवल, प्रतिस्थापना स्तर, क्या संबंध है? संबंध है सर। अगर रिप्लेसमेंट रेट हमारी नीचे गिर रही है तो जो प्रोडक्टिव एज है उसको बढ़ानी पड़ेगी सर, क्योंकि उस समय जनसंख्या हमारे पास कम होगी सर। तो हमें जो अभी क्या रिप्लेसमेंट लेवल है सर, इस समय NFHS 5 के डेटा के अनुसार हम 2.2 पर आ गए, मतलब दो पर आ गए हैं सर। और टारगेट क्या था सर? टारगेट 2.1 का था। तो ये ठीक है या खराब हो गया है? सर वर्तमान की परिदृश्य से देखें तो इतना गति ठीक है सर। हम जैसे कि सर जो उत्तर भारत की जो कंडीशन है, जैसे बिहार, आसाम, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्य हैं, यहाँ का जो सर TFR रेट है वो 2 से लेकर 3 के बीच में लाई कर रहा है सर। जैसे उत्तर प्रदेश का इस समय भी 2.4 से ऊपर है सर। तो इस सेंस में देखें, और सर दक्षिणी भारत में वहाँ सर TFR रेट 1 पॉइंट समथिंग हो गया है, और नागालैंड में सर थोड़ी गिरावट आई है। तो अगर ओवरऑल पूरे इंडिया को देखें सर तो बैलेंस चीज़ें हैं, अगर पूरा मान के चलेंगे सर। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बैठिए। थैंक यू सर। आपको कैसा लगा अपना इंटरव्यू? इसको अगर आपको रिव्यू करना हो तो आप कैसे रिव्यू करेंगे? सर एवरेज करेंगे? और थोड़ा सा ऊपर सर, अपने माप से। अच्छा, आपकी जो खुद की एक्सपेक्टेशन है उसकी तुलना में, ऐसा क्यों हुआ? सर एक आध क्वेश्चन में जैसे कुछ बड़ा कर दे रहा था सर। जैसे मैम का WTO का इशू पूछी थी, तो मैंने उस पहले पोर्शन को ज़्यादा लंबा खींच दिया और इशू मैम को नहीं बता पाया वहाँ पर। और सर दूसरा वाला सर, आपके यहाँ एक इशू आया था, किसी क्वेश्चन मुझे अभी रिकॉल नहीं हो रहा। ठीक है, एक आदमी लंबा हो गया सर। सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू इसके तुलना में कहाँ रेट कर रहे हो? UPSC का मैम? हाँ, UPSC का जो तुम
ऐसा ही बोला था वहाँ भी, इसमें तो कुछ अंतर नहीं था ज़्यादा। हाँ, आप लोग वैसे ही पूछ रहे थे। तो वो यू आर सेटिस्फाइड वहाँ के? और शुरुआत में सर एक टॉपिक को मैं अभी तैयार नहीं करना चाहिए था मुझे, क्योंकि मेरे स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड थी, CPI WPI। हाँ, हाँ, तो मुझे लगता था कि आएगा दूसरा पहलू तैयार कर लेता हूँ, तो उस दिन लास्ट तक जाते तैयार नहीं कर पाया था। बताया सर, लेकिन अलग अलग एंगल से नहीं बता पाया उसको, अदरवाइज फिर ठीक गया सर। ओवरऑल ठीक था। यहाँ भी ठीक है तुम्हारा? यहाँ भी परफॉर्मेंस अच्छा है ना? थैंक यू सर। हम लोग सब लोग एकदम सेटिस्फाइड हैं। हमेशा थोड़ी सुधार की गुंजाइश तो हर चीज़ में रहती है ना? थोड़ा आराम से आप जो बात करें, थोड़ा सा टोन मुझे लगा कि थोड़ा सा और ऊपर रहता। जी सर, स्लो थोड़ा, हाँ, काफी स्लो है। मैंने भी लिखा है, स्लाइटली रेज द पिच ऑफ योर वॉइस। हाँ, मतलब उससे क्या है ना, थोड़ा सा टोन ऊपर रहने से एक लगता है कि आप इंगेज्ड हैं। ओके सर, है ना? और इंटरव्यू में हम भी सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, दोनों। जैसे बोर्ड को थोड़ा स्ट्रेन पड़ रहा है, थोड़ा मॉड्यूलेट भी करो वॉइस को एकदम। हाँ, एक फ्लैटनेस है बहुत। हाँ, ऐसा लगता है जैसे कोई रोबोट से बात कर रहे हैं। वो नहीं होना चाहिए। थोड़ा हाँ, जो फेशियल एक्सप्रेशन है, हाँ, उसमें कभी उसको मुस्कुराहट होना, है ना? थोड़ा जिसको हम बॉडी लैंग्वेज से जेस्चर करना कहते हैं, वो सब बिल्कुल टाइट, एकदम स्टिफ हो जा रहा है कभी कभी। ओके सर। तो उसको आप थोड़ा ढीला रखो, आराम से कन्वर्सेशन की तरह होना चाहिए वो। और बाकी जब आप वगैरह ठीक है, आपने लगभग जो संभावित सवाल है, हमको लगता है उसकी तैयारी की है। जितने भी संभावित सवाल हो सकते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित, साहित्य से संबंधित, जो हम लोगों ने पूछे, उसके बारे में आपकी तैयारी ठीक थी। थोड़ा और हो सकता है ना? जैसे मान लीजिए कि आपने और अतिरिक्त किताबें कौन सी पढ़ी हैं, तो उसमें जो आपने बताया उनका नाम नहीं बताया लेखक का। सैपियंस तो बताया, लेकिन नाम आपको याद नहीं आ रहा था, याद था? नोआ हरारी नाम। हाँ, वो मैंने ध्यान नहीं दिया जल्दीबाजी में। हाँ, नोआ। तो जैसे इस तरह के नाम हमें याद रहने चाहिए। जी सर। कब है इंटरव्यू तुम्हारा? सर 2 मार्च को सर। 2 मार्च को। जी चलो ठीक है, ठीक है, अभी ऐसे कोई वो नहीं है। बाकी आपका सब ठीक है, ओवरऑल सब चीज ठीक है। हाँ। और बात करते हुए जब आपको रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो आपको करते हुए थोड़ा हम लोगों को भी देख लें, मतलब थोड़ा सा फिर वापस लौट जाएं, इससे मुस्कुराते हुए जवाब देते। जहाँ कोई बात आप मुस्कुराने की कह रहे हैं, वहाँ मुस्कुरा के भी कहिए। हाँ, जहाँ थोड़ा सा गंभीर बात कर रहे हैं, वहाँ गंभीर कहिए। और थोड़ा लंबा वाला तो हाँ, आपने खुद मार्क किया है, वो नहीं होना चाहिए। टू द पॉइंट एकदम, थोड़ा कंसाइज करो उसको। ठीक है ना? बस यही ठीक है। आपको कुछ पूछ रहे हैं? हाँ सर वो जैसे आप कह रहे थे कि सर से बात कर रहा हूँ, तो फिर आपके यहाँ सर देखने के लिए, जैसे इनसे बात करते करते कई बार लगातार देखना ना भी मतलब बड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है, आपके लिए भी, इनके लिए भी। नहीं तो आप थोड़ा सा आई कांटेक्ट इधर उधर करेंगे, उसकी तुलना में इनकी तरफ भी देखा, ताकि ये भी आपसे इंगेज रहे। ओके सर। है ना? अगर आप उधर ही देखते रहेंगे तो दो लोग अपना फिर उस इंटरव्यू से, तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि एकदम लगातार हमको फिर देखने लगी, उनका जवाब छोड़ दीजिए, वहां से देखते हुए एक बार इधर मुड़िए और फिर वापस लौट। मतलब जैसे ग्रुप में बात कर रहे हैं ना, तो ऐसा लगना चाहिए कि और एड्रेसिंग एवरीबॉडी। हाँ, बीच बीच में ऐसा नहीं कि बार बार आंख इधर से उधर। हाँ, बीच बीच में कभी एक बार देख लिया उधर। हाँ। और मैम वो कोविड रिलेटेड मैंने तैयारी नहीं की थी। वैक्सीन वॉर था ना, जो एस्ट्राजेनिका या दूसरा कंपनी क्या था, फाइजर, अब मॉडर्ना, और अब जो आके बोलता है कि वो वैलिड नहीं था, बेकार लगवा दिया। अच्छा, जहाँ कंपनीज के बीच में जो वॉर हुई थी ना, उसको बोलते हैं वैक्सीन। और पेटेंट को उन्होंने जबरदस्ती अपने पास रखना, मांग हो रही थी कि भाई आप इसको जारी करो, सबको दो, गरीब देशों तक पहुंचाओ। सबने अपना अपना वैक्सीन दबा करके, दवाइयां दबा दबा के रखना शुरू कर दिया कि जैसे हमारा ही है सब कुछ। और सर वो ट्रंप ने धमकाना हमको शुरू किया, सारे हाइड्रोक्लोरोक्विन हमको भेजो। सर वो खालिस्तान वाला इशू जो है, पढ़ लो ना। हाँ, पंजाब में। हाँ सर, लेकिन उसको कैसे टैकल करेंगे? ठीक तो था, आंसर तो ठीक है। ये मत बोला भिंडर वाले जी। ये हमने भी नोटिस किया। अच्छा सर, मैं सबको लगाने की आदत नहीं, जी मत लगाओ, जी मत लगाओ। जो बड़े नाम होते हैं ना, अम्बेडकर जी भी करने की जरूरत नहीं। अम्बेडकर को बड़े जो फेमस नेम्स है ना, नेहरू बोलोगे ना, नेहरू जी थोड़ी बोलोगे।
ओके, इंदिरा जी थोड़ी बोलोगे, इंदिरा गांधी बोलोगे, है ना? ओके। अधिक करना है तो डॉक्टर अंबेडकर बोल डॉक्टर दो। अम्बेडकर हाँ। को। और सर उनका नाम अगर ना लें तभी ठीक रहेगा ना, जिनका भी लोग बोले सब खालिस्तान मूवमेंट में। और नाम नहीं लो तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, क्या जरूरत है नाम लेने की? तो सर मूवमेंट के उस बारे में एरा बोल को दो। सर कैसे संबोधित फिर करेंगे, क्योंकि किसको? मेरे पास वर्ड्स नहीं थे उनके लिए, किसको? तो इसलिए उनका नाम लेना पड़ा सर। जैसे जब वो इशू हुआ था 1984 के आसपास। तुमको इशू बताना है, हाँ, इश्यूज इशू बताओ, बताना है। पर्सनालिटीज मत वो बताओ। तुमने ठीक ही बताया था कि पंजाब में है अलगाववाद, जम्मू कश्मीर में था, जी नागालैंड में है हम्म, जी है ना? जी। तो तीनों असम के में रीजन भी था, अलग है, उल्फा में। असम में भी था। हाँ सर। हाँ, तो उल्फा उल्फा का का। नाम ले सकते हो, NSCN बोल सकते हो, हाँ, लेकिन नाम मत बोलना। हाँ व्यक्ति का नाम नहीं लिया संगठन जाता। का नाम लिया है सर। हाँ हाँ, हाँ, हाँ। संगठन को तो बिल्कुल लिया जाएगा। जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम लेना पड़ेगा। NSC। ठीक है। ओके सर। चलो, चलिए। ऑल द ठीक है। बेस्ट। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। नमस्ते सर।